गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और ये टूअर दी फोर्थ सीरीज का प्रैक्टिस पेपर 6 है और मैं आप लोगों के लिए आज लिटरेचर के क्वेश्चंस लाई हूं। देयर आर ओनली 23 क्वेश्चंस, मगर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल कोटेशन। अपॉर्चुनिटीज आर यूजुअली डिस्गाइज्ड एज हार्ड वर्क, सो मोस्ट पीपल डोंट रिकॉग्नाइज देम। इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो हार्ड वर्क के रूप में होती हैं और लोग हार्ड वर्क करना नहीं चाहते। दैट इज वाई दे डू मिस देम। सो इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग हार्ड वर्क। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यूपीटीजीटी इंग्लिश का एक पेड बैच है जो कि लाइव बैच है, जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके और या कॉल करके 7895937338 पर। इसके अलावा हमारे जो 3 वीडियो बैचेस हैं, एक यूपीटीजीटी का यूपी पीजीटी जिसमें टीजीटी और पीजीटी कंबाइंड है, और एक है DSSB टीजीटी पीजीटी का। तो ये 3 वीडियो बैचेस हैं। इन तीनों वीडियो बैचेस में आपको सारा मटेरियल जो है वो लगा हुआ मिलेगा। यूपी टीजीटी के जैसे 4 राइटर्स हैं तो यूपी टीजीटी के 4 राइटर्स, लिटरेरी टर्म्स, ग्रामर, सारी चीज़ है। पीजीटी के जो राइटर्स हैं सारे के सारे, वो सारे राइटर्स, उनका सब कुछ अरेंज्ड है और मटेरियल आपको बुक फॉर्म में आपके घर पर भेजा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें। और चलिए इसी के साथ जो है हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू अ डिवीजन ऑफ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more लाइंस अरेंज्ड टुगेदर एज अ यूनिट। तो मैं अब आपको इसके बारे में बताऊं, पैराग्राफ, वर्स, मीटर, स्टैंजा। तो क्वेश्चन को अगर समझें तो इसका मतलब ये है कि कौन सी टर्म यूज होती है कि जब हम पोएम के को लाइन वाइज अरेंज करते हैं। देखिए, पैराग्राफ जो होता है वो प्रोज में यूज होता है। वर्स का मतलब होता है दैट्स पोएम। मीटर जो होता है वो रिद्म होता है। तो बचा क्या? स्टैंजा। आपकी जो पोएम होती है, हम उसको जब जो उसका डिवीजन होता है वो स्टैंजा वाइज होता है। जैसे 2 लाइन स्टैंजा, 2 लाइन स्टैंजा है तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड कपलेट। 3 लाइन स्टैंजा है, 4 लाइन स्टैंजा है तो उसको जो टर्सेट, क्वाट्रेन, ये क्विंटेन और सिक्सटेन और ये जो भाई जितने तरीके के स्टैंजाज होते हैं सबके नाम जो हैं वो पढ़ते जाते हैं। तो भाई आप पोएम को जो अरेंज करते हैं स्टैंजा, तो पोएम को अरेंज करते हैं, जो डिवीजन करते हैं पोएम का वो किस में करते हैं? स्टैंजा में। तो इसका आंसर है स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 2, अ गुड पोएट राइट्स गुड पोएम्स। व्हाट वुड यू कॉल अ पर्सन हु राइट्स इंफीरियर पोएम्स? लैम्पून, डॉगरल, वर्सिफायर, पोएटेस्टर। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो अब पूछा गया है कि आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति को जो इंफीरियर पोएम्स लिखता है। तो ये वैसे भी किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ER अगर लग रहा है तो आप ये देखिए कि व्हाट डू यू कॉल, दैट इज अ पोएटेस्टर। नाउन के रूप में यूज होना है नाउन किसी व्यक्ति को जो बताना है। खैर एक एक करके डिस्कस करते हैं। लैम्पून क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समवन by with the help of sarcasm. Doggerel, a comic poem in irregular verse. Versifier, one who composes poems. अब क्या बचा? पोएटेस्टर। एक अच्छा पोएट अच्छी पोएम्स लिखता है। एक व्यक्ति जिसे पोएम्स लिखनी नहीं आती, इंफीरियर क्वालिटी की पोएम्स लिखता है मगर खुद को कवि कहलाने का बहुत शौक है, उसे क्या कहेंगे? पोएटेस्टर। बहुत ही घटिया कवि, घटिया पोएम्स लिखने वाला, दैट इज पोएटेस्टर। आप एक बार यहां पर देख लीजिए, लैम्पून, टू क्रिटिसाइज समवन विद द हेल्प ऑफ सटायर या सरकाज्म, किसी की का मजाक उड़ाना
इट्स लैम्पून. डॉगरल एक कॉमिक पोएम होती है, इरेगुलर मीटर में लिखी जाती है. वर्सिफायर पोएम लिखने वाला. पोएटेस्टर जो खुद को जो इंफीरियर क्वालिटी की पोएम्स लिखता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if lovers are said to be star-crossed, how would you describe their relationship? Stormy, ideal, unorthodox, doomed. ये जो स्टार क्रॉस्ड है ये लिया गया है, ये जो ये वर्ड लिया गया है ये रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है. और रोमियो एंड जूलियट में ये जो टर्म है ये यूज़ की गई है कोरस के द्वारा. जो पहला जब उसका सोनेट फॉर्म में बोलते हैं तो वहाँ पर वो बताते हैं कि एक जो इसकी शुरुआत में ही इसके बारे में बता देते हैं कि इसे पता चल जाता है कि द स्टोरी इज़ गोइंग टू बी ग्रेव. तो ये कोरस के द्वारा जो है वो बोला जाता है. फोरबोर्डिंग थीम जो है वो पहले ही पता चल जाती है. तो स्टार क्रॉस्ड का मतलब होता है जिसको जो इल फेटेड होते हैं. स्टार क्रॉस्ड वर्ड जो है इसका मतलब है इल फेटेड. तो इल फेटेड का अपने आप में मीनिंग क्या हो गया? डूम्ड, जिनका विनाश होना तय है. तो द करेक्ट आंसर इज डूम्ड. तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया स्टार क्रॉस्ड रोमियो एंड जूलियट किसने बोला है? कोरस ने. फोरबोर्डिंग जो है बहुत ही वो थीम है, मतलब टोन है. और स्टार क्रॉस जो वर्ड है उसका मतलब होता है इल फेटेड. और इल फेटेड मतलब जिनका विनाश होना तय है. तो इसका आंसर है डी. Grief is a puddle and reflects not clear your beauty's rays. What figure of speech has been used in these lines? Metaphor, simile, lighties या conceit. तो मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पहली बात ये जो पोएम है ये जहां से ये लाइन ली गई है ये टॉमस कैरियो की पोएम है. ठीक है. ही वॉज केवलिया पोएट. और वो जो है इस समय जो ये पोएट्स थे जैसे जॉन डन, ये जो इस ये जो है भाई एंड्रू मार्वेल या टॉमस कैरियो, जितने भी पोएट्स थे दे यूज्ड टू राइट एक ऐसी पेडेंटिक लैंग्वेज लिखा करते थे. और जो ये सिमिलीज यूज किया करते थे, ये मतलब ये जो इमेजेस यूज किया करते थे वो फार फैचर्ड इमेजेस हुआ करती थी. फार फैचर्ड इमेजेस का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मेटाफर है, कंपैरिजन किया जा रहा है, वो सेंसुअल की जगह वो इंटेलेक्ट को ज़्यादा जो है वो अपील करता है. तो एक सिंपल सा है, ग्रीफ इज अ पडल. ग्रीफ एक गंदले पानी से भरे गड्ढे की तरह है. रिफ्लेक्ट्स नॉट क्लियर योर ब्यूटीज रेज, कि आपकी ब्यूटी को रेज को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता. तो बेसिकली अगर हम सिंपल वे में करें तो ग्रीफ को पडल से कंपेयर किया मेटाफर हो सकता है, मगर यहाँ पर इसके साथ कंसीट भी जो है वो दिया गया है. तो ये जो कैरियो की, अब मैं ये नहीं कह रही आपको ये पता होना चाहिए कैरियो की है, लेकिन अगर मेटाफर और कंसीट एक साथ दे दिया तो फार फैचर्ड इमेज, तो इसमें जो सही वाला है भाई, मेटाफर कोई गलत तो है नहीं, लेकिन जो इसमें स्पेसिफिक पूछा गया है तो वो कंसीट पूछा गया, क्योंकि कंसीट का मतलब ही क्या होता है? फार फैचर्ड इमेजेस. फार फैचर्ड इमेजेस या कॉम्प्लेक्स मेटाफर. कॉम्प्लेक्स मेटाफर that appeals more to intellect rather than sensual, rather than to senses. तो ये जो चीज है इसमें स्पेसिफिकली पूछा गया. अगर मेटाफर, सिमिली, लाइटोटीज और हाइपरबोली होता तो हम वहां पर मेटाफर ही लगा देते, क्योंकि कंपैरिजन का सेंस है. कंपैरिजन के लिए दोनों चीज यूज की जा रही है, मगर ये जो मेटाफर है ये कॉम्प्लेक्स मेटाफर है कि गड्ढे को ग्रीफ से कंपेयर किया जा रहा है. जैसे कि अब जैसे डन की पोएम में मूविंग फुट और जो फिक्स फुट है उनको लवर और बिलवेड से कंपेयर किया गया. दैट्स अ फार फैचर्ड इमेज. तो वो कंपैरिजन है, मेटाफर है, और भर उसके लिए हम यूज करते हैं कंसीट यूज करते हैं. इन द सेम वे ये भी एक कॉम्प्लेक्स मेटाफर है, दैट इज वाई हम इसको जो है इसका आंसर होगा दैट इज कंसीट. हैड इट नॉट बीन गिवन वी कुड हैव यूज्ड मेटाफर, मगर ये दिया हुआ है तो हम यहां पर कंसीट जो है वो यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइटोटीज.
अ वर्ड्स ऑफ ट्रिवियल नेचर एंड इरेगुलर रिदम, जो ये मैंने अभी आपको बताया, जिसका आंसर है आपका दैट इज डॉगरल। अ डेलिब्रेट मेथड ऑफ एम्फेसिस, किसी चीज पे जरूरत से ज्यादा जो है जोर देना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, दैट इज हाइपरबोली। An ironical understatement in which affirmative is expressed by the negative of the contrary, a word used in literal sense. तो अगर अब ये तीसरा और चौथा देखिए, an ironical understatement, जैसे हमने यहाँ पे बोला he is scholar of no mean city, ही इज अ स्कॉलर ऑफ नो मीन सिटी। जब दो नेगेटिव्स दिए जाते हैं तो उससे पॉजिटिव जो है वो सेंस निकलता है। तो नॉट अगली, तो नॉट अगली मतलब ब्यूटिफुल। तो ये जो है एन आयरॉनिकल अंडरस्टेटमेंट, किसी चीज को कम करके बताना होता है, अफर्मेटिव को दो नेगेटिव से बताया जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ या डेफिनेशन ऑफ लाइटुटीज। अ वर्ड यूज्ड इन लिटरल सेंस, ये भी इसको भी बता देती हूँ जब यहां तक आई हूं तो। जब किसी का जो है शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है उसे डेनोटेशन कहते हैं, और शाब्दिक अर्थ नहीं होता उसे कॉनोटेशन कहते हैं। तो ये है आपका डेनोटेशन, दैट इज डेनोटेशन, शाब्दिक अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज a line of verse containing 6 iambic feet। 6 iambic feet का मतलब होता है ये तो गिनिए कितने सिलेबल्स हो गए। 6 iambic feet का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 12 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 6 फीट जो है वो निकल कर आ जाता है। ये आयम्बिक फीट है। अब पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, और इसमें अ लाइन ऑफ वर्स कंटेनिंग 6 आयम्बिक फीट को कहते क्या है? डेकासिलेबल, हेप्टामीटर, अलेक्जेंड्रीन या स्पॉन्डी। तो चलिए, अगर आप लोगों को मैंने जो है टाइम दिया, आप देखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब मैं एक एक करके आपको समझाना शुरू करती हूँ। डेकासिलेबल मतलब होता है 10 सिलेबल्स। 10 सिलेबल का मतलब होता है 5 फीट। 5 फीट का मतलब होता है पेंटामीटर। ठीक है जी। हेप्टामीटर का मतलब होता है 7 फीट। 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 सिलेबल्स। एलेक्जेंड्रीन 6 आयम्बिक मीटर का जो नाम होता है उसे एलेक्जेंड्रीन या हेक्सामीटर कहा जाता है। स्पॉन्डी क्या होता है? 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो स्पॉन्डी होता है 2 stressed syllable। तो देखिए, a line of verse containing 6 iambic feet, that is Alexandrine या hexameter। decasyllable means 10 syllable। 10 syllable को is equal to 5 feet। 5 feet मतलब pentameter। heptameter that's 7 feet into 14 syllables। spondy जो 2 stressed syllables। Here then great Anna, whom 3 realms obey, does sometimes counsel take and sometimes tea। Here we have an example of epigram, hyperbole, understatement, anticlimax। तो आप यहां पर इस सेंटेंस को समझिए। हियर देन ग्रेट एन whom 3 realms obey, कि अब यहां से आपका जो स्टेटमेंट है वो उठा कि ये है क्वीन एन जिनकी 3 realms जो है वो ओबे करते हैं। कभी कभी वो सलाह लेती हैं, कभी वो चाय लेती हैं। ये एक्शन उठा और उठ के गिर गया। ठीक है, उठा एक्शन और उठ के गिर गया, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एंटी क्लाइमैक्स। जब एक्शन जो है वो क्लाइमैक्स लाइक लैडर, वो छोटे छोटे एक्शन से अपने चरम पे पहुंचता है, दैट्स क्लाइमैक्स। और जब एक्शन उठता है और धड़ाम से गिर जाता है वो होता है एंटी क्लाइमैक्स, या बेथोस भी इसे कहा जाता है। एपिग्राम that is एक saying or that is based on some truth। hyperbole an exaggerated statement just for the sake of emphasis। understatement इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करके बताना।
किसी चीज को कम करके बताने को अंडरस्टेटमेंट जो है वो कहा जाता है, मेयोसिस की है कि अंडरस्टेटमेंट किसी चीज को कम करके बता कि अगर बाढ़ आ गई और आप कह रहे हैं इट रेन्ड अ लिटिल बिट मोर देन यूजुअल, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ अंडरस्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हुए आपके इसके हाइपरबोली, एपिग्राम, अंडरस्टेटमेंट एंड एंटी क्लाइमेक्स के बारे में मैंने आपको बताया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ask for me tomorrow and you shall find me a grave man. The figure of speech used here is irony, metaphor, pun, hyperbole. पहली बात, ये लाइन जो है मर्क्यूशियो की लाइन है रोमियो एंड जूलियट में। आज इसमें जब उसको ही हैज बीन स्टैब्ड और उसको इस समय में भी वो जो है मजाक कर रहा है, तो ये आयनी नहीं है, क्योंकि इंटेंडेड मीनिंग, आयनी का मतलब होता है व्हेन यू से समथिंग एंड द इंटेंडेड मीनिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, दैट इज आयनी। मेटाफर व्हेन यू कंपेयर थिंग्स बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, दैट इज मेटाफर। Pun or paranomasia, that is play on words, when a single word has two or more two meanings. एंड हाइपरबोली व्हेन यू एग्जैजरेट समथिंग। हिंदी में बता देती हूँ, आयनी का मतलब ये होता है कि जब आप कहते हैं कुछ और आपका मीनिंग कुछ और होता है, जैसे कि जब बहुत सारे जो है कोई लेट आए और कहे आज तो बड़ी जल्दी आ गए, तो ये आयनी है। मेटाफर जब आप कंपेयर करते हैं मगर कंपैरिजन के शब्द यूज नहीं करते। ठीक है, पन प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों पर खेलना, एक शब्द के दो मीनिंग। और हाइपरबोली जब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो इसमें जो ग्रेव वर्ड है उसमें पन है। क्यों? क्योंकि एक इसका मतलब है सीरियस और एक है इसमें होल, दैट इज यूज्ड फॉर बरीइंग बॉडीज। तो ये जो है ग्रेव मैन, तो ये तो तुम मुझे कब्र में जो है वो पढ़ा पाओगे या सीरियस पाओगे, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पन। ये फिगर ऑफ स्पीच है आपकी पन। The carpe diem motif, meaning seize the day, which of the following does not belong to this tradition? carpe diem या मतलब होता है कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। यानी कि ये जो है ये एक जो पोएम से पाया गया कि जिसका मतलब है कि what we don't know what is going to happen in future, so just enjoy the particular moment। तो उसे carpe diem philosophy कहा जाता है। इनमें से किस में ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया गया? To his coy mistress Andrew Marvell, to the virgins to make much of time Herrick, Sic Vita, Such a Life by Henry King, Lycidas by Milton। तो अगर आप ये तीनों पोएम्स आप लोगों को पता ही है कि ये तीनों पोएम्स अगर नहीं भी पता तो ये एक चीज ये पता है कि लिसिडस जो मिल्टन की पोएम है दैट इज एन एलिजी जो उन्होंने एडवर्ड किंग की मृत्यु के उपरांत कंपोज करी थी टू पे हिज ट्रिब्यूट टू हिम। तो ये लिसिडस जो है इनमें से इसमें carpe diem फिलॉसफी नहीं है, तो दैट इज लिसिडस। सेलेक्ट द वन विच इज नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनमें से कौन सी ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है? On his blindness, the love song of J. Alfred Prufrock, Ulysses Fra Lippo. सबसे पहले अगर हम बात करें तो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या इंटीरियर मोनोलॉग है, क्योंकि प्रूफ्रॉक खुद से ही बात करता चलता है। यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्राउनिंग का है। फ्रा लिप्पो लिपि भी ब्राउनिंग का है। ये तीनों जो हैं वो इसको अगर इंटीरियर मोनोलॉग माने तो ये तीनों ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट बाय मिल्टन, और जिसका नाम जो है व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। और ये जो पोएम है इसमें तो मिल्टन ने पेट्रियार्कन सोनेट स्टाइल जो है वो अपनाया है, और इसमें उन्होंने ये बताया कि how he feels when he has lost his eyesight before the age of 50। तो ये जो है उन्होंने इसमें बताया है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इट्स अ सोनेट एंड दैट टू पेट्रियार्कन सोनेट, जिसमें पहले 8 लाइन्स में एक क्वेश्चन होता है, नीचे के 6 लाइन में उसका जवाब होता है। पहली 8 लाइन ऑक्टेव, नीचे की 6 लाइन जो होती है सिस्टेट। Which of the following is not an elegy? When lilacs last in the dooryard bloom, Whitman. In the memory of Sigmund Freud, in the memory of Major Robert Gregory,
द मैन ही किल्ड, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरिया ब्लूम्ड, जो वॉल्ट विटमैन की पोएम है, ये अब्राहम लिंकन के लिए लिखी गई है। इन द मेमोरी ऑफ सिगमंड फ्रायड जो है ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है, जिनकी इन द मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स भी है, ये एलिजी है, ये एलिजी है। मेजर रॉबर्ट्स ग्रेगरी, ये भी ईट्स की पोएम है, ये भी एलिजी है। द मैन ही किल्ड, ये हार्डी की पोएम, दिस इज नॉट एन एलिजी, इट्स अ पोएम। Which of the following is not an epic? The Fairy Queen by Spenser, though it is in 6 books, Spenser wanted to write this book like an epic, but ये mini epic है, 6 books में है। Paradise Lost 12 books में है, Divine Comedy 3 books में है, दाते के, ये तीनों जो हैं वो epics हैं, और The Canterbury Tales ये इनमें से epic नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये है क्या? तो ये जो है Canterbury Tales का जो genre है वो है क्या? दैट इज फ्रेम नैरेटिव। इसका जॉनरा भी मुझे बताने का मेरा मन करा कि मैं आपको बताऊं। दैट्स अ फ्रेम नैरेटिव। फ्रेम नैरेटिव का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज जो हैं सुनाई जाती हैं, या एक स्टोरी से स्टोरी को बढ़ाया जाता है। तो जॉनरा है इसका फ्रेम नैरेटिव है। दैट्स अ फ्रेम नैरेटिव। पोएम है मगर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम नरेशन। इन द लाइन्स टेकन फ्रॉम, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी ड्रॉप कर रही हूं क्योंकि इसके साथ एक और क्वेश्चन था तो ये सही बैठता, अदरवाइज ये बैठ नहीं रहा है, तो दैट इज व्हाई आई हैव टू ड्रॉप दिस क्वेश्चन। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, इलस्ट्रेट द फिगर ऑफ स्पीच, पैरानोमेशिया, एपिस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफी, कियास्मस। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, यहां पर डेथ को जो है वो संबोधित किया जा रहा है। तो जो अपोस्ट्रोफी होता है वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें किसी जो पर्सन एब्सेंट है, इनएनिमेट थिंग्स को संबोधित किया जाता है। जहां भी जो है वो संबोधित किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन की तरह लिया जाता है। तो ये ओ डेथ, यहाँ पर वैसे कॉमा आना चाहिए था क्योंकि ये जो है यहाँ पर इसको संबोधित जब करते हैं तो जिसको संबोधन दिया जाता है उसके बाद कॉमा लगाते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो संबोधित किया जा रहा है, दैट इज अपोस्ट्रोफी, फिगर ऑफ स्पीच। चलिए अभी ये दो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला जो वर्ड है दैट्स पैरानोमेशिया। पैरानोमेशिया होता है स्पेशल टाइप ऑफ पन, दैट स्पेशल टाइप ऑफ पन। अब पन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स। एपिस्ट्रॉफ का मतलब होता है when the words repeat successively at the end of the sentence, when the words repeat at the end of the sentence successively at the end of the sentence फ्रेज। तो ये जो है इसे कहते हैं, जैसे जो एनाफोरा होता है उसमें शुरू में रिपीट होते हैं, जो एपिस्ट्रॉफ होता है उसमें लास्ट में रिपीट होते हैं, सक्सेसिवली जो है वो रिपीट होते हैं। वी शुड ब्रश द टीथ, फिर उसके बाद वी शुड ब्रश द टीथ, फिर सेंटेंस आया ब्रश द टीथ, इस तरीके से। तो जब सक्सेसिवली रिपीट होते हैं सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में, तो उन्हें एंड में, जब शुरू में होते हैं तो एनाफोरा, जब लास्ट में होते हैं तो एपिस्ट्रॉफ कहा जाता है। एंड कियास्मस जो होता है कि वर्ड ऑर्डर जो है वो जो वर्ड ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, कि अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो ये 3 2 1 हो जाता है, तो इसे कियास्मस कहता है, व्हेन वर्ड ऑर्डर्स रिवर्स। A central figure who soliloquizes, who shows her internal consciousness, identify the first Shakespearean protagonist to do so. Soliloquy एक सेंट्रल फिगर, आप यहां पे देखिए, एक सेंट्रल फिगर जो सोलिलोक्वी बोलता है, अपने इंटरनल विचार जो है बताता है। पहला शेक्सपियरियन प्रोटैगनिस्ट वो कौन था जिसने ये कार्य किया? आप देखिए, ब्रूटस, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि सोलिलोक्वीज के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है वो हैमलेट है।
तो दिमाग में आएगा। लेकिन आप एक चीज जरा ध्यान से देखिए, इसमें दो जो है वो हिस्ट्री प्लेस भी दिए हुए हैं, एक है रिचर्ड थर्ड, एक है रिचर्ड सेकंड। तो जरा ध्यान से देखिएगा और फिर मुझे ये बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्लेस जो है वो पहले लिखे थे और बाकी के प्लेस बाद में लिखे थे। तो अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन का ब्रूटस, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड या रिचर्ड सेकंड, तो इसका आंसर है रिचर्ड थर्ड। जो पहला व्यक्ति शेक्सपियर ने, शेक्सपियरियन प्रोटैगनिस्ट जिसने जो है सोलिलोक्वी बोली थी, दैट वाज रिचर्ड थर्ड। There is Shakespeare's one citizen comedy, a genre whose archetype is Thomas Decker's The Shoemaker's Holiday. The कौन सी है इनमें से? The Merchant of Venice, Two Gentlemen of Verona, The Merry Wives of Windsor, The Comedy of Errors. सबसे पहले let's discuss what is the meaning of this citizen comedy. एक शेक्सपियर की सिटीजन कॉमेडी है जो थॉमस डेकर के द शूमेकर्स हॉलिडे से मिलती जुलती है। एक 17th सेंचुरी में ये टर्म जो है, ये सिटीजन कॉमेडी वैसे तो उसमें आई, लेकिन शेक्सपियर की कॉमेडी चाहे ये डेवलप हुई तब, लेकिन उससे पहले भी लोग लिख रहे थे, चाहे वो जॉनरा पता था या नहीं पता था। सिटीजन कॉमेडी का मतलब क्या होता है? सिटीजन कॉमेडी का मतलब होता है सेटिंग जो होती है उसकी वो लंदन में होती है और जो लाइफ होती है वो मिडिल क्लास लाइफ जो है वो बताई जाती है, मिडिल क्लास लोगों की लाइफ जो है वो बताई जाती है। ये जो सिटीजन कॉमेडी होती है, इट पोर्ट्रेज द एवरीडे लाइफ, इट पोर्ट्रेज द एवरीडे लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल। सेटिंग लंदन पोर्ट्रे करती है एवरीडे लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल। अब आप लोगों ने मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ पढ़ा है तो वो मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर है। अब उसकी जगह अगर सिटीजन कॉमेडी आ जाए तो आपको अगर इसका टर्म नहीं पता तो सिटीजन कॉमेडी का मतलब होता है कि ये लंदन के मिडिल क्लास लोगों की एवरीडे लाइफ को बताती हुई है। तो वो कौन सी है? दैट इज द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर। तो अब अगर ये देख लेते हैं कि ये तीन कौन सा जॉनरा है इनका। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है दैट्स अ डार्क कॉमेडी, ये डार्क कॉमेडी है। दो शेक्सपियर के द्वारा इसे डार्क कॉमेडी नहीं माना गया, मगर ये डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी और डार्क कॉमेडी कहा जाता है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना दैट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, और द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये स्लैपस्टिक फार्स है, यानी कि जिसमें शब्दों के माध्यम से इस तरीके से कॉमेडी उत्पन्न की जाती है कि लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसे। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स इज अ स्लैपस्टिक फार्स। When Ben Jonson writes, "How far thou didst our lily outshine, or sporting kid, or Marlowe's mighty line, whom does he talk about? Donne, मिल्टन, शेक्सपियर, स्पेंसर। जब बेन जॉनसन कहते हैं हाउ फार दाउ डिड्स आर लिली आउटशाइन, कि कब तक तुम हमारे लिली को, यानी कि ये जो बोला जा रहा है ये यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बोला जा रहा है कि तुम कब तक हमारे लिली को आउटशाइन करोगे या किड को स्पोर्ट करोगे या मार्लो की मल्टी लाइन को यूज करोगे। हुम डज ही टॉक अबाउट? तो नन अदर देन, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो जो कंटेम्प्रेरी थे वो विलियम शेक्सपियर के थे, डन और मिल्टन के तो वो कंटेम्प्रेरी थे नहीं। तो ये जो है उन्होंने किसके लिए कहा है? विलियम शेक्सपियर के लिए। इसी जो माइटी लाइन के लिए भाई बेन जॉनसन ने ही ये टर्म दिया था कि जब ब्लैंक वर्स को मार्लो ने इतनी मतलब इतनी जो है उसको एफिशिएंटली यूज किया था कि उन्होंने ये टर्म दिया था माइटी लाइन। और इसी चीज से ग्रीन जो है वो नाराज हो गए थे और वो कहते कि एक शेक सीन जो है, एक शेक्सपियर जो है वो आए हैं और कि जो हमारी जो जितनी भी चीजें हैं उनको यूज कर रहे हैं, माइटी लाइन को यूज कर रहे हैं। और फैक्टोटम जो है उनको कहा था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स फैक्टोटम जो है उनको कहा गया था। तो ये कहा है किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
In the second folio of Shakespeare's work, well-known British poet writes of the deep impression made by Shakespeare Delphic lines and endearingly calls him my Shakespeare. कौन है वो poet? इन द सेकेंड फोलियो, अब आप देख सकते हैं 1632 में शेक्सपियर का जो वर्क है, 1632 में शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो आया था और जिसमें 37 प्लेस थे उनके, और वेल नोन ब्रिटिश पोएट, तो उसमें एक ब्रिटिश पोएट ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी थी. डीप इंप्रेशन शेक्सपियर ने उनके ऊपर, डेल्फिक लाइंस मतलब दैट इज रिलेटेड टू द ऑरेकल ऑफ डेल्फी, और उन्हें माय शेक्सपियर कहा. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कहा है पोप जॉनसन मिल्टन जॉनसन, ये कहा है जॉन मिल्टन ने, जो उन्होंने 1630 में एक पोएम कंपोज की थी ऑन शेक्सपियर, और उसमें उन्होंने शेक्सपियर को माय शेक्सपियर कहकर पुकारा है. From women's eyes this doctrine I derive, they sparkle still the right Promethean fire. They are the books, the arts, the academic that show, contain and nourish the world. Identify the speaker. Pope, Johnson, Milton. अरे इसके क्वेश्चन वो हो गए, इसके ऑप्शंस चेंज हो गए भाई. एक मिनट, इसके ऑप्शंस लिख देती हूँ, ये ऑप्शंस चेंज हो गए. ये ए बी सी है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं. ये ऑप्शन में गड़बड़ कर दी गई है कि ये लाइंस किसने कही है. ऑरलैंडो, जो कि एज यू लाइक इट, फेस्टेट, विल्थ नाइट, जो ये ब्राउन, दैट इज टू जेंटलमैन, सॉरी, लव लेबर लॉस्ट, एंड बेनेडिक्ट, मच अडो अबाउट नथिंग. ये लाइंस के मीनिंग है, फ्रॉम विमेन्स आइज दिस डॉक्ट्रिन आई ड्रैक, औरतों की आंखों से ये नियम, जो डॉक्ट्रिन जो है वो मुझे पता चला है कि वो दे स्पार्कल स्टिल द राइट, कि प्रोमेथियन फायर जो है उनमें बिल्कुल वो प्रोमेथियन फायर का सोर्स है. वही किताबें हैं, वही आर्ट्स हैं, वही एकेडमिक्स हैं, तो इसीलिए वही हमें नरिश जो है वो करती हैं. तो अगर आप लोगों को अगर इस लाइन से ना समझ में आ रहा हो, तो अगर आपने पोएम जो है एक शेक्सपियर का एक इस पे ऑब्जेक्शन भी उठा था कि ये जो शेक्सपियर की कॉमेडी है कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, एंड दैट इज लव लेबर लॉस्ट. ये लाइंस जो हैं ब्राउन के द्वारा कही गई हैं लव लेबर लॉस्ट में. लव लेबर लॉस्ट जो कि शेक्सपियर की कॉमेडी है, हालांकि कॉमेडी ऑफ मैनर जो जॉनरा है वो बाद में कहते हैं कि भाई आया, ये बहुत बाद में आया है, मगर जो ये शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखी थी इट फॉल्स इन दैट कैटेगरी. और लव लेबर लॉस्ट की ये लाइन्स हैं जिसमें व्हेन ऑल द नोबल मैन जो है उनको कहा जाता है दे हैव टू रिमेन अलूफ फ्रॉम विमेन, और फिर उसके बाद ब्राउन के ये लाइन्स हैं कि वी कैन नॉट लिव far from women because they are the books, the arts, the academy and they nourish the world. तो ये लाइंस जो हैं ब्राउन की हैं और कहाँ से ली गई हैं, लव लेबर लॉस्ट. लव लेबर लॉस्ट जो कि शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ मैनर्स है. कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होती है? द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वो होती है जिसमें समाज के एक जो एलीट क्लास है उसके मैनर्स का मजाक उड़ाया जाता है. दैट इज कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स. The moral resurrection the moral resurrection of a father by means of a daughter better than he deserves is a theme in the last plays of Shakespeare. Spot the odd one. The moral resurrection of a father, एक पिता का जो है रिसरेक्शन अपनी डॉटर के द्वारा, ये मोस्टली थीम है शेक्सपियर के लास्ट प्लेस की. शेक्सपियर के लास्ट प्लेस को वैसे भी जो कहा जाता है वो रोमांसेस कहा जाता है. तो इनमें से कौन से प्ले में जो फादर की रिसरेक्शन डॉटर के द्वारा जो है वो थीम नहीं है? टेम्पेस्ट में है, विंटर्स टेल में है, सिम्बलीन में है, हेनरी एट एक हिस्ट्री प्ले है, इसमें फादर का रिसरेक्शन डॉटर के द्वारा नहीं है. इसके अलावा ये जो तीनों प्लेज हैं ये रोमांसेस की कैटेगरी में आते हैं और इसमें फादर डॉटर रिलेशनशिप दिखाया गया, बट इट इज नॉट शोन इन हेनरी एट. तो हेनरी एट इज द आंसर.
Women in the last plays of Shakespeare act as angels and ministers of grace. Their names are clearly symbolic. Spot the odd one. तो लेट्स डिस्कस कि हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनके विमेन कैरेक्टर्स के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मरीना जो है, इसका नाम है स्टार ऑफ द सी, इसका मीनिंग है। इमोजन है बिलवेड चाइल्ड। पर्डिटा का मतलब होता है लॉस्ट वन, शेक्सपियर की विंटर्स टेल में। इनमें से ये तीनों जो हैं वो ग्रेस को और ग्रेस को वो करती हैं। एक ही कैरेक्टर है कैटरीना जो कि द श्रीव, झगड़ालू, जो ग्रेस को शो नहीं करती, एंड दैट कैरेक्टर इज कैथरीन या कैथरीना। टेमिंग ऑफ द श्रीव की जो टेमिंग ऑफ द श्रीव में ये हीरोइन है। Who coined the word Yahoo? Twain, Woodhouse, Shakespeare, Swift. Yahoo जो टर्म है ये गुलिवर्स ट्रेवल में आया है। गुलिवर्स ट्रेवल जो कि एक पॉलिटिकल एलिगरी है, इट्स अ पॉलिटिकल एलिगरी। और याहू जो वर्ड है ये जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा दिया गया है। दिस वर्ड इज coined by Jonathan Swift in his Gulliver's Travel. There are in our existence spots of time with its memory of traumatic experiences endured. These lines revealing one's mental and psychic growth are by Lawrence, James Joyce, Shakespeare, William Wordsworth. हमारी एग्जिस्टेंस में स्पॉट्स ऑफ टाइम है, दो स्पॉट्स ऑफ टाइम जो कि एपिफेनी, जो कि हमें मेमोरीज हमारी जो है उनको स्पॉट्स ऑफ टाइम कहा गया है। ये किसने ये टर्म स्पॉट्स ऑफ टाइम जो टर्म दिया है वो किसने दिया है? दिस टर्म इज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ, ये टर्म्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जॉन स्टुअर्ट मिल suffered depression from which he rescued by reading poetry, the very culture of the feelings which I was in quest of. Name the poet. John Stuart Mill विक्टोरियन एज को बिलोंग करते थे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे उन्हें डिप्रेशन था, और वो जो है उनके एक जिस पोएट को पढ़कर उनको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिली वो और कोई नहीं, वो थे, आप देख लीजिए ऑप्शन, दैट वाज विलियम वर्ड्सवर्थ। दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये आज का सेशन जो है हम यहाँ समाप्त करते हैं। इस सेशन को अब यहाँ पर समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगी, और जो है मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट जो है सेशन में। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगे। क्वेश्चंस तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें चूज़ किए थे, और इसके साथ ही ग्रामर का सेशन भी लूँगी। छोटे छोटे ही सेशंस जो हैं ले रही हूँ। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।